हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम साइंस का लेसन 1 रासायनिक क्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने जो टॉपिक पहले चैप्टर में कंप्लीट किया था वो टॉपिक था रासायनिक क्रिया, रासायनिक समीकरण व संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये तीनों टॉपिक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। अब पार्ट 2 में हम कंप्लीट पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे रासायनिक क्रिया के प्रकार में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका सीखते हैं। तो इसको तरीका सीखने का सबसे अच्छा मतलब इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं, इसमें संतुलित करने का हमको तरीका सीखना है, कैसे संतुलित किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम CHON चून इसका प्रयोग करते हैं, CHON ना, इसका कंसेप्ट को हम लेके प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी रासायनिक समीकरण रहेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें कार्बन की संख्या को बराबर करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, कार्बन को बराबर करेंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। सेकेंड नंबर पे हमारा हाइड्रोजन रहेगा। जब हमारा कार्बन कंप्लीट हो जाएगा, बराबर कर देंगे, तब हम दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन को बराबर करने के बाद फिर हम कार्बन पे जाएंगे। कार्बन की संख्या फिर बराबर हो जाएगी, तब हम चलेंगे ऑक्सीजन की, दूसरे नंबर पे ये रहेगा। उसके बाद हम चलेंगे ऑक्सीजन पे। जब ऑक्सीजन को हम बराबर कर लेंगे, ऑक्सीजन को जब बराबर कर लेंगे, फिर हम कार्बन पे जाएंगे, फिर कार्बन को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, तब ऑक्सीजन तो हमारा ऑलरेडी बराबर रहेगा। उसके बाद एन पे जाएगा, दूसरे चौथे नंबर पे जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा चौथे नंबर पे जाएगा। चौथे नंबर पे जो नाइट्रोजन रहेगा उसको बराबर करेंगे, फिर इसको बराबर करने का, फिर पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, ऐसे पारा हम बराबर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसे उसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये हमारा क्या है, CH4 है प्लस O2 है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमारा बनता क्या है, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है, ऑक्सीजन मतलब इसकी उपस्थिति में इसको दहन किया जाता है, तो हमारा बनता क्या है, CO2 प्लस CH2O प्लस उस ऊर्जा भी कुछ इसमें निकलता है। ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसके हिसाब से चले, यहाँ थोड़ा बराबर अलग कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कार्बन हम बराबर करेंगे। तो कार्बन हम यहाँ देख रहे हैं, इस तरफ एक कार्बन है और इस तरफ एक कार्बन है, तो कार्बन हमारा बराबर है। उसके हम दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन चलते हैं। तो हाइड्रोजन हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, इस तरफ हाइड्रोजन 4 है। अब क्रिया कारक में और उत्पाद में हम देख रहे हैं मतलब हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो जिस वजह से ये हमारा 4 बराबर हो जाएगा। कार्बन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर। ऑक्सीजन चलते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ 2 और 2 4 है, तो यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। कोई और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन तो है नहीं, तो इसलिए हमारा संतुलित हो चुका है। दूसरा और लेते हैं तरीका कोई एक, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा बनेगा CO2 प्लस CH2 प्लस ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम कार्बन देखेंगे। कार्बन यहाँ कैसे है, 6, इस तरफ कैसे है, कार्बन 1 है, तो यानी कार्बन को 6 के यहाँ गुणा कर देंगे, तो हमारा बराबर हो जाएगा कार्बन। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारा यहाँ कितना है, 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ 6 का गुणा करेंगे। ठीक, हमारा हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कितना, इस तरफ ऑक्सीजन कहते हैं, कार्बन भी हमारा बराबर 6 हो गया है, हाइड्रोजन भी हमारा 6 12 हो गया है। अब ऑक्सीजन पाते हैं तो 6 और 2 8 है, इस तरफ कितना है, 6 2 8 6 2 12 12 4 18 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 2 है और 6 है, तो यहाँ 6 का अगर गुणा कर दे तो 6 2 12 और 6 18, इस तरह हमारे ये संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को बराबर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, फिर कार्बन को और हाइड्रोजन को देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है, तो उसके बाद हम जाएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को बराबर करने के बाद फिर एक बार तीनों को चेक करेंगे कि अगर बराबर है कि नहीं है। उसके बाद नाइट्रोजन पे चलते हैं। तो नाइट्रोजन को बराबर करने के बाद फिर हम एक बार प्रोसेस पुनः दोहराते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक है कि नहीं है। इसको बराबर करने के बाद हमारा इस तरह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने रासायनिक क्रिया के प्रकार पर। रासायनिक क्रिया के प्रकार
ये हम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते क्या हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम शुरुआत में संयोजन अभिक्रिया से करते हैं। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हमारी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया नाम से लग रहा है कि दोनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। मतलब दो अभिकारक मिलकर क्या होगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। मतलब दो अभिकारक रहेंगे, वो दोनों जोड़ के एक उत्पाद बन जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इसको लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे मान लो सी है प्लस O2 है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, जो कि एकल उत्पाद हो गया। उसके बाद H2 लेते हैं प्लस O2 लेते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इधर सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, H2 प्लस O2 दोनों मिलकर बनाएंगे H2O। ये हमारा पानी हो गया। ठीक, एकल उत्पाद आपस में मिलकर क्या बनना है, एकल मतलब ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब हम दूसरे टर्म नंबर पे चलते हैं, इसमें हम चलते हैं। अगला नंबर हमारा होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही बता रहा है कि ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी निकले, रासायनिक अभिक्रिया भी हो और ऊष्मा भी साथ में निकले, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उत्पाद निर्माण के साथ साथ उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखिए, कहते हैं मतलब उत्पाद के निर्माण से आता, उत्पाद के निर्माण से आता तो उसमें भी निकलता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम से पता चलता है। तो अब यहाँ पर हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH4 प्लस O2। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, कोई जाहिर सी बात है। अगर कोई भी चीज़ हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता ही है, क्योंकि सभी तत्व हमारे कार्बन की यौगिक ही होते हैं। प्लस उसके बाद क्या बनता है, पानी बनता है, से भी करते हैं। यहाँ अगर रिएक्शन संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं तो संतुलित कर देते हैं, तो O2 यहाँ है, तो कार्बन एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, 4 यहाँ, तो 4 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
ये हमारा ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे हम चलते हैं। दूसरा चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगला हम चलते हैं तीसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, ये नाम से ही इसलिए पता चल रहा है कि हमारा क्या होगा, मतलब अलग अलग होंगे, मतलब एकल उत्पाद टूट टूट के क्या हो जाएंगे, अलग अलग एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया ना। ऐसे अभिक्रिया देखिए, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे एकल वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो सल्फेट हो गया FeSO4, इसको अगर हम गर्म करते हैं, इसको उष्मा अगर हम देते हैं, इसको उष्मा अगर हम देते हैं तो क्या होता है? ये टूट जाता है Fe2O3, ये फेरस सल्फेट है हमारा, फेरस सल्फेट, टूट के क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, प्लस SO2 प्लस SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये हमारा क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगला चलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। चौथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया में चलते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि ये शोषण करेगा, शोषण करेगा, शोषण करेगा। किसका शोषण करेगा? उष्मा का, उष्मा का ये शोषण करेगा। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें उष्मा शोषित करेगा। तो उष्मा शोषित करने के लिए जो अभिक्रिया, मतलब जो अभिक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो उत्पाद निर्माण के लिए, उत्पाद निर्माण के लिए उष्मा का शोषण करता हूँ, उष्मा का शोषण करता हूँ, शोषण करता हूँ, शोषण करता हूँ, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे हम ले लेते AgCl अजैतम क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर इसका रिएक्शन होगा, मतलब उष्मा मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? Ag में टूट जाएगा ये, और Br2Cl2 में ये टूट जाएगा, तो हम लोग अगर कर देंगे तो इसके हमारा बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं AgBr अजैतम ब्रोमाइड। ये भी हमारा क्या होगा? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है? Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ दो का कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा रिएक्शन भी संतुलित हो जाएगा। तो ये उसमें शोषी अभिक्रिया हो गई। अब अगले नंबर पे हम चलते हैं किस पे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी हो गया है।
अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, इसमें चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा हो गया है, इसको पॉज करके अपना नोट बना लीजिएगा, हम मिटाने जा रहे हैं 1 2 3। अब हम चल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमारा क्या है? 5वां नंबर ऐसी अभिक्रिया। देखो विस्थापन में लग रहा है किसी को विस्थापित करके आ जाएगा, जैसे हम बैठे हैं, किसी को उठा के हम जाके वहां बैठ जाएंगे तो उसको विस्थापित कर दिए। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है कि जब कोई यौगिक हो, उसमें से कोई दूसरा तत्व आके उस यौगिक में से उस तत्व को हटाकर उसके साथ संयोग कर ले, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे ऐसे अभिक्रिया, जब कोई तत्व, ऐसे लिखेंगे, जब कोई तत्व, जब कोई किसी यौगिक से उसके तत्व को विस्थापित कर दे, उसके तत्व को विस्थापित कर दे करता है, तो ऐसे क्रिया को, तो ऐसी अभिक्रिया को उस विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे करके, जैसे मान लीजिए फेरस है, लोहा है, आयरन है, इसको हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये क्या होगा? यहाँ आएगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को निकाल देगा, ये इसके साथ संयुक्त हो जाएगा, तो हमारा बना देगा फेरस सल्फेट या FeSO4+C। यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये हमारा क्या है? आयरन है, ये हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट है, और ये हमारा क्या है? फेरस सल्फेट है। यहाँ देखो यौगिक में हम देख रहे हैं कि कॉपर, ये कॉपर सल्फेट है, तो फेरस इसकी जगह पे आएगा, इसको हटा देगा, तो बन जाएगा क्या? फेरस सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब दो यौगिक रहेंगे, जब दोनों आपस में संयुक्त करेंगे तो क्या होगा? उसका आयन इसके साथ आ जाएगा, इसका आयन इसके साथ आ जाएगा, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अवक्षेप का निर्माण भी होता है, इसमें अवक्षेप का निर्माण भी होता है, अतः इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे करके हम लिख देते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है NaSO4+, बेरियम क्लोराइड BaCl, बन जाएगा क्या? NaCl+ बेरियम क्लोराइड BaCl।
सोडियम क्या जाएगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फेट क्या होगा, बेरियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये हमारा क्या होता है ये हमारा अवक्षेप होता है। इसी कारण क्या कहते हैं, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 अब इसको कल बनाएंगे। पार्ट 3 में हम जैसे पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे विकिरणिता और संक्षारण, और जो शेष टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम पढ़ लेंगे। पार्ट 2 में हम आज हमने रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका दोनों सीख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर इससे अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।